भूत इसलिए बदला लेने आते हैं क्योंकि उनकी आत्मा मरने के बाद भी अपने दुख, क्रोध या अधूरी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाती। जब कोई गहरी चोट, अन्याय या अपमान उनके मन में रह जाता है तो मरने के बाद भी वह भावना खत्म नहीं होती। उस पीड़ा में बंधी हुई आत्मा शांति नहीं पा सकती और बदले की भावना से वापस संसार में भटकती रहती है। असल में जब आत्मा मुक्त नहीं होती तब तक उसके अंदर का गुस्सा या दर्द उसे चैन नहीं लेने देता। जो आत्मा पूरी तरह से शांत होती है वह कभी बदला लेने नहीं आती। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। मैं लेकर आई हूं सत्यव्यास का बहुत ही रोचक उपन्यास जिसका नाम है उफ कोलकाता। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं और अगर आपको यह ऑडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी उपन्यास की ओर। खौफ की रात। क्या अजाब है कि दिन रात जैसी खगोलीय प्रक्रिया भी नेक और बद के मुताबिक बांट दी गई। नेकी दिन के हिस्से आई और बदी रात के हिस्से। सो सारे बुरे, तामसिक और पैशाचिक काम रात ही संभालती है। हॉस्टल की रात का यह हिस्सा दिन की कहानियां लेकर सो गया था। किसी का कहना था कि यशरंजन मजाक कर रहा है। कोई बात काटते हुए कहता कि उसके चेहरे पर लड़कियों के भाव तैरने लगे हैं। कुछ पैरानॉर्मल जरूर है। कुछ का कहना था कि उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन पहले से ही लड़कियों जैसा था। कुछ ने तो यहाँ तक बता दिया कि उसे उसी दिन शक हो गया था जिस दिन वो गोलगप्पे खा खा कर हाथ झटक रहा था। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि सब बातें समझ आती हैं, मगर उसकी आवाज़ लड़कियों जैसी क्यों बदली है। इसका जवाब सर्दी, खांसी, खराश इत्यादि दिया गया और तय यह किया गया कि उसे कमरे में अकेले बंद किया जाए और उसका पार्टनर जाकर किसी और रूम में सोए और आज के दिन इंतज़ार किया जाए। अगर वह नाटक कर रहा है तो एक दिन में उब जाएगा, अगर नहीं तो फिर आगे वार्डन को इसकी खबर दी जाएगी। मगर वार्डन को खबर करने से पहले इस रात को गुजरना था। दिन भर यशरंजन चुपचाप अपने बालों से अटखेलियां करता कमरे में ही पड़ा रहा। कोई हलचल नहीं हुई। मगर फिर अचानक आधी रात को लड़कों ने हॉस्टल के गलियारे में पायल की आवाज़ सुनी। पायल की आवाज़ बॉयज़ हॉस्टल में यूं तो कौतूहल का विषय थी। अचानक ही लगा कि वह साया जिसके चलने पर पायल की आवाज़ आ रही है अब गाने लगी है। एक मर्द और औरत की मिश्रित आवाज़, ऐसी आवाज़ जो निकलते वक्त तो औरत की सी लगती है मगर होठों से बाहर आते हुए मर्द की आवाज़ के साथ मिलकर घर घराहट पैदा करती है। गीत समझ सकने वाले समझ पा रहे थे कि गीत की भाषा पूर्वी की है। कोई बहुत टूटा सा गीत, कोई बहुत बीमार सा गीत, कोई बहुत उदास सी पंक्तियां। यशरंजन पर जिस भी आसेब का साया था वह गुनगुना रही थी। कौन विधि लिख ले लिलार मोरे देवता, निसिदिन ढो अब पहाड़ रे, जनमत माई तरस खाई हम पे, पथरा पफोड़त कपार वे। यदि विधाता ने मेरे भाग्य में पहाड़ ढोना ही लिखा था तो ऐ मेरी माँ, जन्म देते ही तुमने मेरा माथा पत्थर पर मारकर फोड़ क्यों नहीं दिया। पूर्वी समझने वाले काफी लोग हॉस्टल में थे मगर यह समझने वाला कोई नहीं था कि यह परकाया यशरंजन का शरीर लिए कहाँ चली जा रही है। सिद्धार्थ, कोई बाहर चल रहा है बे। चेतन ने पायल की आवाज पर कान देते हुए कहा जो अब उनके कमरे की तरफ बढ़ती चली आ रही थी। चल नहीं रहा है, चल रही है और कुछ गुनगुना भी रही है। सिद्धार्थ ने कान लगाकर कहा, भाई हम ही लोगों को तो नहीं खोज रही। चेतन ने डरते हुए ही कहा, चुप कर, अगर ऐसा है भी तो उसे मालूम न चले कि हम लोगों का कमरा कौन सा है। सिद्धार्थ ने एक बेतुकी सी बात की और खुद ही अपनी बात पर शर्मिंदा हुआ। भला अशरीरियों से क्या ही छुपा होगा। दोनों अभी चुप मारकर बैठे ही थे कि अचानक आवाज आनी बंद हो गई। चेतन और सिद्धार्थ को शक हुआ। चेतन तो बिस्तर पर ही था मगर सिद्धार्थ दरवाजे के पास कान लगाए था
अचानक आवाज बंद हो जाने से सिद्धार्थ ने कान हटाकर दरवाजे के छिद्र से आंख लगाकर बाहर देखने की कोशिश की। दरवाजे के पल्ले के बीच बने पेंसिल की नोक बराबर झरोके से बाहर देखने के लिए आंख लगाया ही था कि उसके शरीर का लहू जम गया। उसने ठीक उसी समय उधर से भी यशरंजन को उसी जगह आंख लगाकर रहस्यमय ढंग से हाथ पीछे किए हुए झूमते और मुस्कुराते हुए देख लिया। वह भी भीतर ही झांक रही थी। दोनों ही आंखें टकराईं। सिद्धार्थ को जैसे बिजली छू गई। मम्मी, मम्मी! सिद्धार्थ चिल्लाते हुए एक ही छलांग में बिस्तर पर पहुंच गया। यशरंजन ने उसी तरह पथरीली आंखें और रहस्यमयी हंसी के साथ दरवाजे के पल्ले से अपना चेहरा हटा लिया और फिर वही गीत गुनगुनाते हुए लड़कियों किसी चाल में आगे बढ़ गया। कॉरिडोर में शांति तो नहीं थी, क्योंकि यशरंजन की भूत ही मगर धीमी आवाज सारे कमरे में दुबके लड़कों को बचपन में बताए मंत्र याद दिला रही थी। मगर हाँ, कॉरिडोर में अकेलापन भी नहीं था। यशरंजन के अकेलेपन का साथी को सोचकर अपने कमरे से चुपचाप निकल आया था। यशरंजन के अकेलेपन का साथी रवि, जिसे लड़कियों के हर रूप से नफरत थी। उसे लड़कियां एक ही तरह की लगती थीं, भोगने योग्य, और यह कशिश इतनी ज्यादा थी कि वह लड़की और लड़की जैसी में भी फर्क नहीं कर पाता था। रवि, जिसने सुबह भी यशरंजन को देखा नहीं था, बस सुना था, और आज जब आवाज उसके कमरे से होकर गुजरी तो उसे लगा कि वह आवाज उसे बुला रही है। वह कमरे से दबे पांव निकल आया। वह कमरे से निकल तो आया था, मगर तब तक यशरंजन छत की जानिब मुड़ चुका था। उसे यशरंजन के छत की ओर जाने की आवाज सुनी और उधर ही मुड़ गया। आवाज के पीछे होता हुआ जब वह छत की ओर पहले जीने पर चढ़ा तो यशरंजन दूसरे जीने पर चढ़ चुका था। पांव घिसटने की आवाज के अलावा कोई आवाज अब आसपास नहीं थी। रवि को लगा कि दूसरे जीने पर वह यशरंजन को पकड़ लेगा। वह तेजी से दूसरे जीने तक आया, मगर अजीब बात, इतने धीमे पांव घसीटकर चलने के बावजूद भी दूसरे जीने पर कोई नहीं था। हाँ, छत के लोहे का दरवाजा जरूर खुला हुआ था। यह भी अजीब बात थी, क्योंकि लोहे के जंग लगे साकल खुलने से लोहे की चिचियाती आवाज पूरे हॉस्टल तक जानी चाहिए थी। दरवाजा 2 पल्लों में बेआवाज खुला था। रवि आगे बढ़ता, मगर उससे पहले उसे सीढ़ियों पर एक मुड़ा तोड़ा कागज मिला। रवि को वो कागज नहीं उठानी थी, मगर अय्याशी के अंधे इंसान की अक्ल पर पर्दा सबसे पहले गिरता है। उसने वह कागज इस सोच के साथ उठा लिया कि लड़की का स्वांग रचते यशरंजन ने कुछ इशारा छोड़ा होगा, और क्या पता वह कुछ रोज पहले जो रोल प्ले की बात कर रहा था आज वही दिन हो। यही सोचकर उसने कागज उठा लिया। पुर्जे में इशारा ही था, मगर बहुत खौफनाक, भाग जो, यही 2 शब्द लिखे हुए थे जो उस माहौल को सर्द कर देने के लिए काफी थे। मगर रवि इस सोच से गाफिल हो गया था। उसे अब इस बात का पुख्ता एहसास हो गया था कि आज का दिन रोल प्ले का ही था। वह दबे पांव छत पर चढ़ाया। उसे लगा कि यह एक बुलावा है, एक इशारा कि अब जो भी होगा छत पर ही होगा, और जो भी हुआ छत पर ही हुआ। मगर जो हुआ उसे देखकर रवि की हलक सूख गई। उसने देखा कि यशरंजन छत के मुहाने की रेलिंग पर चल रहा है, लगभग 2 ईंटों की चौड़ाई की बनी छत की बाउंड्री के मुहाने पर, और उसके कंधे पर कोई औरत सवार है। यशरंजन के चलने पर जो हरकत हो रही है, उससे कंधे पर सवार उस औरत के पांव हिल रहे हैं, और पायल की आवाज उसी के पांव से आ रही है। रवि मारे दहशत के पसीने से तरबतर हो गया, और उसी सूरत हाल में वह मुंह दबाकर भाग भी आता, मगर तभी छत पर दूसरी तरफ से आती एक बिल्ली गुर्राई और खेल बिगड़ गया। यशरंजन के कंधे पर सवार औरत पीछे मुड़ी और क्रोध से उबलती आंखों से रवि को देखते हुए उसमें समा गई। उधर रेलिंग के मुहाने पर खड़ा यशरंजन कटे हुए पेड़ की तरह छत से नीचे गिर गया। रात के उस पहर में जबकि गेट पर बैठे चौकीदार की भी झपकी लग जाती है, यह घटना हुई। धड़ की एक जोर की आवाज जमीन पर हुई। चौकीदार ने अपनी 10 साल की नौकरी में ऐसी आवाज पहले नहीं सुनी थी। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जब वह बाहर निकला तो यशरंजन को जमीन पर पड़ा देखा। उसे पहली बार ही एहसास हुआ कि
घिग्गी नाम की चीज गर्दन के आसपास होती है और वो बंध गई है। वह फौरन वार्डन के कमरे की ओर दौड़ा। जब तक वार्डन आते और उसे लेकर अस्पताल जाते, हॉस्टल में अच्छा खासा हड़बोंग मच चुका था। मगर इस हड़बोंग से पहले यह बात देखने वाला कोई नहीं था कि रवि छत पर से उठकर अब लड़कियों की सी नजाकत से चलता हुआ, बालों में तर्जनी फिराता हुआ, धीमे धीमे पूर्वी गीत गाता हुआ अपने कमरे में चुपके से दाखिल हो गया है। उसके कमरे में जाने तक वही वीरान गीत हॉस्टल के कॉरिडोर में उसी पायल की आवाज के साथ गूंजता रहा। हॉस्टल के पेड़ पर बसेरा लिए पक्षी भी उसी वीरान ढलती रात में जाने क्या देखकर पेड़ छोड़कर उड़ गए। गीत बहरहाल गूंजता रहा। कौन विधि लिख ले लिलार मोरे देवता, निस्दिन डो अब पहाड़ रे, जनमत माई तरस खाई हम पे, पथरा प फोड़ तू कपार रे। मैं वही हूँ। विद्यार्थी जीवन में हुई इस तरह की किसी भी दुर्घटना का नारियल अवसाद के नाम पर फोड़ा जाता है। सो हॉस्टल फैकल्टी और विश्वविद्यालय ने मामला फौरन संज्ञान में लेते हुए यश रंजन को अवसादग्रस्त बताते हुए अस्पताल में भर्ती करा दिया। कविगुरु विश्वविद्यालय का अपना ही चिकित्सक विभाग भी था, जहां चिकित्सा की पढ़ाई होती थी। सो अंदर की खबर अंदर ही रही। अच्छी बात यह हुई कि यश रंजन जमीन पर गिरने से पहले जामुन के पेड़ पर गिरा था और उसकी डालियों को टकराते तोड़ते ही जमीन तक आया था। सो उसके चोट तो काफी थी, मगर वह जीवित था। उसके माता पिता को खबर कर दी गई थी। वह क्योंकि दूर बेंगलोर में रहते थे, इसलिए उनके पहुंचने में वक्त था। अस्पताल में यश रंजन की तीमारदारी के लिए वॉलेंटियर्स असगर अली ने ही नियुक्त किए। रात की पाली में कोई अस्पताल में रुकने को तैयार नहीं था, इसलिए यह जिम्मा चेतन और सिद्धार्थ को यह कहकर दे दिया गया कि वो तो यूं भी रात बेरात चाय पीने बाहर जाते ही हैं, इसलिए रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे की पाली में अस्पताल में वो ही रुक जाएं। सिद्धार्थ और चेतन ने यह सोचकर भी हामी भर दी कि अस्पताल में हाजिरी देकर बाहर निकल जाएंगे और फिर अगले दिन भी छुट्टी मिल जाएगी। जब वह रात 10 बजे अस्पताल पहुंचे तो असगर अली यश रंजन को देखकर लौट रहे थे। क्या हुआ था सर? सिद्धार्थ ने ही बातें शुरू की। अरे कुछ नहीं, अफसुर्दगी की हालत में शायद ऐसा किया है, असगर अली ने अपनी रौ में कहा और दोनों का मूर्ति सा चेहरा देखकर फिर बोले, ओ सॉरी, डिप्रेशन में ऐसा अटेम्प्ट किया है। आप लोगों की उम्र में ऐसा होता है। कहते हुए असगर अली ने चेतन के कंधे पर हाथ रखा। कोई मेजर इंजरी तो नहीं है सर? सिद्धार्थ ने ही फिर पूछा। अरे नहीं, बस बाएं हाथ का कंधा डिसलोकेट हुआ है, उसे नट बोल्ट लगाकर कस देंगे, फर्स्ट क्लास हो जाएगा। और एक कल्केनियम बोन फ्रैक्चर हुआ है, वहां स्क्रू लगा देंगे, 15 दिन में दौड़ने लगेगा। असगर अली ने घड़ी देखते हुए कहा और फिर कहना जारी रखा, चलिए अब मैं चलता हूँ, आप लोग यहीं रहिएगा, शायद रात में कुछ जरूरत हो। श्योर सर। सर वो हमारी कल की अटेंडेंस? सिद्धार्थ ने काम की बात की। वो मैं देख लूंगा। कहते हुए असगर अली ने घड़ी देखी और आगे की ओर बढ़ गए। उनके जाते ही काफी देर से दम साधे हुए चेतन ने फूटते हुए कहा, अबे प्रोफेसर है कि जोकर है? अब क्या कर दिया? सिद्धार्थ ने पूछा। सुने नहीं क्या डिस्क्रिप्शन दिया है? ऐसा लग रहा है कि यश रंजन का इलाज नहीं, सर्विसिंग हो रही है। यहाँ नट लगा देंगे, फिट हो जाएगा, वहां का बोल्ट कस देंगे, दौड़ने लगेगा। चेतन ने कुफ से कहा, हंसा मसाले, यह अस्पताल है, वैसे भी मुझे दूसरी ही चिंता लगी हुई है। सिद्धार्थ ने हंसी रोकते हुए कहा, कैसी चिंता? चेतन ने यश रंजन के कमरे के बाहर लगी बेंच पर बैठते हुए कहा, यार वो यश रंजन छत पर करने क्या गया था? सिद्धार्थ ने पूछा। बंजी जंपिंग, तुमको कोई दिक्कत? चेतन ने खीज में आंखें बंद किए हुए ही कहा, नहीं यार, मैंने देखा था उसके कंधे पर कोई औरत सवार थी। औरत उसके कंधे पर नहीं, तुम्हारे दिमाग में सवार है, चेतन ने अब की कुड़ी हुई आवाज में कहा। मतलब ये कि हॉरर पॉर्न का नया जॉनर तलाश किए हो, उसी का नतीजा है सब। तुम्हें कैसे पता? सिद्धार्थ ने झेंपते हुए कहा, बेटे इनकॉग्नेटो मोड भ्रम है, सत्य से परे। इंटरनेट की दुनिया में सारे पापों का हिसाब यही होना है। चेतन ने मुस्कुराते हुए कहा, चल मान लिए, लेकिन फिर वो यश रंजन लड़कियों जैसा बिहेव क्यों कर रहा था? सिद्धार्थ की सुई वहीं अटकी हुई थी। सॉरी टू बी हार्श अपॉन हिम, बट वो लड़की जैसा बिहेव नहीं कर रहा था, वो लड़की ही था। वो अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर काफ़ी सशंकित था
और ये बात उसके पार्टनर रवि से पूछ लेना। यश रंजन गलत बॉडी में था। माँ बाप के डर से जितने दिन लड़के की तरह रह सका, और जब नहीं रहा गया तो भूगोल बदल लिया। और वो सिद्धार्थ ने अभी अपना अगला सवाल दागा ही था कि चेतन ने टोक दिया, और ये कि मुझे नींद आ रही है। तो भी सवाल बंद कर, 2 बजे उठेंगे, चाय पीने चलेंगे, तब पूछ लियो। कहते हुए चेतन ने बेंच पर अधलेटे हुए ही चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। सिद्धार्थ के पास अब करने को कुछ नहीं था, सो उसने भी आंखें बंद कर ली। आलसियों की नींद थकान और मकान का इंतजार नहीं करती, वह कहीं भी आ सकती है। थोड़ी ही देर में दोनों उसी बेंच पर एक दूसरे को खर्राटों में टक्कर देने लगे। बीमार की तीमारदारी करने आए दोनों शायद सुबह तक यूं ही सोए रहते अगर अस्पताल में 12 बजे का घंटा न बजा होता। घंटे की कर्कश आवाज ने सिद्धार्थ की नींद तोड़ दी। नींद में खलल चेतन के भी पड़ी, मगर वह कुनमुना कर रह गया और आंख बंद किए पड़ा ही रहा। सिद्धार्थ की नींद तकरीबन टूट चुकी थी। उसने हाथों की उंगलियां फंसाकर अंगड़ाई तोड़ी और फिर जमाई के साथ चेतन से पूछा, बेटे सिगरेट है? पापा, ये हॉस्पिटल है। चेतन ने बंद आंखों से ही जवाब दिया। हाँ तो हम कौन सा पेशेंट के मुंह पर धुआं छोड़ने जा रहे हैं? देख लेंगे कोई कोना। सिद्धार्थ अभी बात कह ही रहा था कि चेतन ने अपनी शर्ट के पॉकेट से सिगरेट और माचिस निकालकर सिद्धार्थ के हाथ में यूं रख दी जैसे अब कोई सवाल न करो। सिद्धार्थ ने भी उसकी हथेली से सिगरेट और माचिस लेकर अपनी हथेली में छुपाए और गलियारे में आगे बढ़ गया। उसे बहुत आगे नहीं जाना पड़ा। गलियारा खत्म होते ही उसे एक ऐसी मुफीद जगह मिल गई जहां से वह किसी के आने की आहट पाकर सिगरेट फेंक सकता था और उसे कोई नहीं देख सकता था। पूरी तरह इत्मीनान करने के बाद सिद्धार्थ ने तीली रोशन की और सिगरेट का मुहाना उसके आगे कर दिया। मरते हुए इंसान को जिस तरह ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक उसी तलब से उसने पहले 2 कश खींचे और धुआं हवा में उछाल दिया। नाइट आउट। काया, कार के नीचे उसका दिखना, यश रंजन के कंधे पर उसका दोबारा दिखना, और अब यश रंजन द्वारा आत्महत्या का प्रयास। सब कुछ उसे ठीक नहीं लग रहा था। कुछ था जो उसे उलझा रहा था, कुछ था जो उसे मायावी सा प्रतीत हो रहा था। इन्हीं सोचों में गुम उसने सिगरेट का अगला धुआं बाहर किया ही था कि धुएं के बीच से ही उसने सामने के गलियारे से किसी को गुजरते देखा। एक औरत जात काया। वह ठिठक गया। यह तो उसने देखा, यह तो मोहिनी थी। मोहिनी जो उस रोज के बाद उसे कहीं नहीं दिखी। उसने उसे ढूंढने की भी कितनी कोशिश की, मगर वह नहीं दिखी। आज इस वक्त अस्पताल में क्या कर रही है? क्या वह उसका पीछा कर रही है? सोचते हुए ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। मोहिनी अस्पताल में क्या कर रही है? यह प्रश्न जरूरी था, मगर उससे भी ज्यादा जानना यह जरूरी था कि क्या यह लड़की मोहिनी ही है? सिद्धार्थ को एक बार ही ख्याल आया कि मोहिनी को जोर से पुकारे, मगर दूसरे ही पल उसे ध्यान आया कि यह कोई पार्क नहीं है, अस्पताल है। यहाँ ऊंची आवाज अच्छी बात नहीं। अंग्रेजी के एल आकार के बने उस गलियारे के एक ओर से मोहिनी अस्पताल से बाहर जा रही थी और दूसरी ओर सिद्धार्थ खड़ा था। अचानक ही उसकी तंद्रा टूटी। उसने सोचा कि उसे चेतन को यह बात बतानी चाहिए। वह मोहिनी को उसका वहम समझता था, आज उन्हें दिखाना ही चाहिए। यही सोचते हुए वह तेजी से चेतन की ओर लपका, मगर बीच रास्ते में ही उसने अपना इरादा बदल लिया। चेतन को उठाने और साथ लेने में इतनी देर तो हो ही जाएगी कि मोहिनी एक दफा फिर उसकी पहुंच से बाहर हो जाए। इसलिए उसने चेतन को सोता ही रहने दिया और अस्पताल के बाहर की ओर दौड़ा। उसके बाहर पहुंचते पहुंचते भी काफी देर हो चुकी थी। अस्पताल के बाहर खड़ी एकमात्र ऑटो अब रफ्तार पकड़ चुकी थी, मगर ऑटो की स्पीड इतनी भी नहीं थी कि सिद्धार्थ उसे मोटरसाइकिल से न पकड़ सके। यही सोचकर उसने पार्किंग में लगी अपनी मोटरसाइकिल फौरन निकाली और उसी रास्ते पर दौड़ा दी। एक बार की सिद्धार्थ के मन में यह बात आई कि वह मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ाकर मोहिनी के ऑटो को पकड़ ले, मगर फिर साथ ही साथ उसकी बेहतर समझ ने उसे इस बात के लिए राजी कर लिया कि यह जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि मोहिनी कौन है, कहाँ से आती है और क्या करती है, और यह सब बात वह उससे अभी मिलकर नहीं कर सकता। उसने देखा है कि वह व्यक्तिगत बातें टाल जाती है, इसलिए ज़रूरी है कि वह उसके पीछे ही रहे और आज उसका घर, उसकी रिहाइश देखाए। यही सब सोचते हुए उसने एक निश्चित दूरी बनाकर ऑटो का पीछा करना जारी रखा। मगर यह क्या? ऑटो आखिरी रिहायशी इलाके को भी पार करके वीराने की ओर बढ़ गई।
आगे दूर कोई रिहायशी इलाका नहीं था। यह रास्ता अब सीधा रूपनारायण नदी के घाट की ओर जा रहा था। रात के इस पहर में मोहिनी नदी के उस घाट की ओर क्यों जा रही थी, जिधर आम इंसान दिन के उजाले में भी जाने से कतराता है। वह अपने दोस्तों की बात पर कतई भरोसा नहीं कर पाता, जब वह यह कहते कि वह काया और मोहिनी दोनों ही उसके मन का वहम है। दरअसल दोनों का ही कोई अस्तित्व नहीं है, मगर है भी तो दोनों एक दूसरे से अलग कतई नहीं है। यह सिद्धार्थ ही था जो यह मानने को तैयार नहीं था, मगर आज की आंखों देखी स्थिति उसे भी दोस्तों की बात पर भरोसा करने को मजबूर कर रही थी। वह सोचता ही रहा और अचानक ही उसकी तंद्रा फिर टूटी। उसे लगा जैसे किसी ने जोर से झकझोर दिया हो। उसने देखा कि मोहिनी की ऑटो घाट से 100 मीटर दूर रुक गई। सिद्धार्थ ने फौरन अपनी मोटरसाइकिल रोक दी और अंधियारे के ओट में से ही मोटरसाइकिल छुपाने के लिए कोई सुरक्षित जगह देखने लगा। जब तक वह अपनी मोटरसाइकिल किसी ओट में लगा पाता, उसने खाली ऑटो को लौटते हुए देखा। उसकी आश्चर्य मिश्रित परेशानी थोड़ी और खिंच गई। इसका सीधा सा अर्थ यह भी था कि मोहिनी को यहाँ से लौटना नहीं है, तो जाना कहाँ था? यह और बड़ा प्रश्न था। वह तेज कदमों से ही बढ़ता हुआ घाट तक पहुंचा। निविड़ शांति लिए फैला सुंदर सुदूर घाट, किनारे पर बंधे नाव से टकराती नदी की धार भी अबूझ और डरावनी आवाज पैदा कर रही थी। सिद्धार्थ ने पक्के घाट पर अपनी नजर दौड़ाई। उसे मोहिनी नहीं दिखी, मगर उसके सफेद पहरन के कारण मोहिनी को इस कौड़ियाली रात में भी ढूंढ पाना कोई दुरूह कार्य नहीं था। अचानक ही सिद्धार्थ ने देखा कि मोहिनी एक पतले मुंह वाली नाव पर चुपचाप बैठी थी और उसका मल्लाह बिना कुछ बोले नाव का लंगर यूं खोल रहा है जैसे उसकी मोहिनी से बरसों की पहचान हो। सिद्धार्थ को बहरहाल चिंता इस बात की ज्यादा हुई कि अब वह जा कहाँ रही थी उस पार, मगर उस पार तो ओघड़ों, साधकों और नागाओं को बसेरा कहा जाता है। वह उधर क्या करने जा रही होगी? यही सोचते हुए कच्ची और फिसलन भरी घाट से होकर सिद्धार्थ जब तक नदी के मुहाने तक पहुंचता, तब तक मोहिनी की नाव आधा सफर तय कर चुकी थी। हालांकि वह अब भी नजरों से ओझल नहीं हुई थी। सिद्धार्थ ने आसपास देखा तो अब मौजूद एकमात्र मल्लाह को अपनी नाव में सोया हुआ पाया। गुनगुनाकर उठते ही मल्लाह ने जब किसी दूसरी नाव का पीछा करने की बात सुनी तो किराया दुगना कर दिया। सिद्धार्थ को पैसे की परवाह फिलहाल तो थी ही नहीं। कुछ ही मिनटों में नाव सिद्धार्थ को लेकर मोहिनी की नाव के पीछे हो गई। रूपनारायण नदी का विस्तार इतना ज्यादा नहीं कि एक किनारे से दूसरे किनारे जाने में 10 मिनट से ज्यादा का वक्त लगे। 5 मिनट पहले ही जाया हो चुके थे। जब 10 मिनट बाद सिद्धार्थ दूसरे किनारे देखने लगा तो मोहिनी का कोई पता ही नहीं था। उसकी नाव भी किस घाट लगी थी सिद्धार्थ देख नहीं पाया। वह उतरकर अपने मल्लाह को रुकने का कहकर आगे बढ़ गया। आगे रेत के मैदान में रात के अंधेरे में कुछ भी था पाना मुमकिन नहीं था, मगर सिद्धार्थ फिर भी आंखों के फैलाव तक मोहिनी को ढूंढता रहा। दूर तक रेत के टीलों और कटीली झाड़ियों के झुरमुटों के अलावा इस अंधी रात में उसे कुछ नजर नहीं आया। उसका दिल बैठने लगा और खींच उठने लगी खुद पर। रोक ही लेता, ऑटो में ही पकड़ लेता। क्या जरूरत थी पीछा करने की, जबकि वो जानता है कि मोहिनी को ये पसंद नहीं है, ना ही वो इस पर कोई खुलकर बात करती है। इन्हीं सोच में गुम वह उदास सा रेत के एक टीले पर बैठ गया और मुट्ठियों में रेत भरकर अपने आगे ही फेंकने लगा। उसने मल्लाह को 1 घंटे का किराया दिया है, इसलिए वह थोड़ी देर और रुकेगा फिर चल देगा। इन्हीं विचारों में खोए हुए अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी हुई। उसे लगा जैसे किसी ने सर्द सुइयां उसके जिस्म में पेवस्त कर दी हों। उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पर किसी का वजन है। उसने महसूस किया कि उसके पीछे की धीरे धीरे रेत सरक रही है और फिर उसने महसूस किया कि उसकी गर्दन पर किसी के बाल लहराए हैं। वह पीछे मुड़ के देख ही पाता कि इससे पहले 2 हाथों ने उसे पीछे से कस लिया। तुमने मुझे ढूंढ लिया, पीछे से आवाज आई। सिद्धार्थ चिहुक कर मुड़ गया। यह मोहिनी थी, उसी रहस्यमय मुस्कान और कंधे पर उड़ते खुले बाल के साथ सिद्धार्थ के ठीक सामने खड़ी मोहिनी। होली शिट, यू आर फ्रिकिंग, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। डरना अच्छी बात है,
इंसान महफूज रहता है। मोहिनी ने पथरीली आंखों को शोखी से मीचते हुए कहा, कहाँ थी तुम? तुम्हें इतना ढूंढा। मैं तो यही थी, तुमने शिद्दत से नहीं ढूंढा होगा। अच्छा, कितनी बार तो सिमेट्री गया, वहां जा मिले थे, तुम्हारा कोई पता नहीं। हो सकता है कि जिस रोज तुम गए हो मैं कहीं और हूं, जैसे आज यहाँ। हाँ, मोहिनी ने पुरइसरार तरीके से जवाब दिया। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? जानती हूँ, मुस्कुराई मोहिनी। कैसे जानती हो? क्योंकि इतनी खाली और खामोश रात में मोटरसाइकिल की आवाज़ दूर तक सुनाई देती है। मोहिनी ने सिद्धार्थ की आंखों में आंखें डालकर कहा, जिससे सिद्धार्थ को एक झेप सी हुई, मगर फिर उसने फौरन ही बात बदलते हुए कहा, और तुम यहाँ क्यों हो? यह तो तुम्हें जानना चाहिए, जैसे मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों हो। मोहिनी ने फिर कुटिल सा जवाब दिया। सिद्धार्थ लाजवाब हो गया। उसके चेहरे पर एक मानीखेज मुस्कुराहट तैर गई। कुछ पलों की खामोशी वाहम रही। वक्त रात की तरह बीतता रहा। सिद्धार्थ अचानक ही कुछ सोच समझकर आप ही आप हंस पड़ा। क्या हुआ? सिद्धार्थ ने उसे हंसते हुए देखकर पूछा। पता है दोस्त क्या कहते हैं मुझे? सिद्धार्थ ने हंसी के बीच में ही कहा। क्या? मोहिनी ने उत्सुकता से पूछा। ग्रेव डिगर। कहते हैं कि मैं कब्र का बिज्जू हो गया हूँ। रात भर कब्रिस्तानों में चक्कर लगाता हूँ और दिन भर सोता हूँ। कहते हुए सिद्धार्थ हंसा और मोहिनी भी हंसी। और पता है दोस्त क्या कहते हैं तुम्हें? सिद्धार्थ ने एक उत्सुक भाव से मोहिनी को देखा। क्या? मोहिनी ने भी उसी उत्सुकता से पूछा। कहते हैं कि तुम भूत हो। सिद्धार्थ ने हिचकिचाते हुए कहा। और तुम्हें क्या लगता है? मोहिनी को सिद्धार्थ के जवाब से कोई असुविधा नहीं हुई। उसने बस सिद्धार्थ के चेहरे का भाव पढ़ते हुए पूछा। दोस्तों की बात पर भरोसा करने का जी तो नहीं चाहता, मगर कहते कहते सिद्धार्थ थोड़ा रुक गया। मगर मोहिनी के चेहरे पर प्रश्न उभरे। कहते हैं कि जब मिलना तो उसके पांव देख लेना। कहते हुए सिद्धार्थ ने एक बनावटी मुस्कान ओढ़ी। और तुम देखना चाहते हो? मोहिनी का लहजा सवालिया था। नहीं। हाँ, नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि ये सब फिजूल की बातें हैं, मैं जानता हूँ। सिद्धार्थ ने वही कहा जो उसे कहना था। वह वो नहीं कह पाया जो वह कहना चाहता था। वह कहना चाहता था कि हाँ, मुझे तसल्ली कर लेनी है। यह कहकर भी वह गुनहगार सा खड़ा रहा। कुछ क्षणों की खामोशी फिर रही और अब की मोहिनी नहीं तोड़ी। चलो पानी में पांव भिगोते हैं। कहते हुए मोहिनी ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया। उस पकड़ में अजीब ठंडक थी जिसे वह महसूस कर पा रहा था। उसके होठों की कांपती हुई लहर ने सिद्धार्थ को कुछ भी सोच पाने से महरूम कर दिया। ज़हन दिल को बांध लेने वाली एक खुशबू मोहिनी की जुल्फों से या फिर उसके पहरन या उसके बदन से आई। सिद्धार्थ यह समझ नहीं पाया। वह बस अबस्सा उसके खींचता चला गया। मोहिनी उसे हाथ से पकड़े हुए नदी के किनारे तक गई और फिर धीमे से हाथ छोड़ दिया। हाथ छोड़कर मोहिनी ने बड़े करीने से अपनी लंबी जमीन चूमते चूनट वाला गरारा पांव के तलवों तक उठा लिया। सिद्धार्थ ने फौरन उसके पांव देखे और देखते ही उसकी धड़कन ठहर सी गई। उसने देखा कि उसके पांव घंटों खौलाए दूध की रंगत के थे, जो पानी के आईने में इंतहाई खूबसूरत लग रहे थे और जिसे बेइंतहा बनाने का काम पांव में पड़ी पायल ने कर लिया था। सिद्धार्थ आगे क्या बढ़ता, वह उसी जगह ठिठक सा गया और तब तक पांव की पानियों में हरकत देखता रहा जब तक मोहिनी ने उसे अपने हाथ के इशारे से आके नहीं बुलाया। आवाज देने से उसकी तंद्रा टूटी और वह बकटूट भागकर आगे आया। दोनों ने एक साथ एक सी खामोशी से इस बार घाट की खामोशी को पढ़ा। दोनों के हाथ देर तक एक दूसरे के हाथ में गुथे, एक दूसरे के हाथ की नरमाहट साझा करते रहे। सिद्धार्थ इससे पहले कई लड़कियों का साथी रहा, मगर यह कुछ खास था, कुछ अलग था जो उसे बांधे जा रहा था, किसी टॉनी की तरह, किसी इंद्रजाल की तरह, किसी ऊपरी हवा की तरह। देर तक रूपनारायण नदी की तवील गहराई अपनी आंखों में उतारते हुए अचानक सिद्धार्थ को ख्याल आया कि मल्लाह का वक्त पूरा होने को है और वह जल्दबाजी में इतने पैसे भी लेकर नहीं आया कि थोड़ा और वक्त खरीद ले। सो उसने मोहिनी से कहा, रात काफ़ी हो गई है, तुम्हें कहीं छोड़ दूँ? हाँ, पता ही नहीं चला, तुम्हें भी तो जाना होगा। मोहिनी के होठों के कोने कांप गए। हाँ,
मेरी नाव तो वहीं आके बंधी है, मल्लाह इंतजार भी कर रहा है। चलो, तुम भी तो घर जाओगी? सिद्धार्थ की आवाज में उत्सुकता थी। नहीं, तुम जाओ, मुझे भी थोड़ा काम है। जिस काम से आई थी वह तो बाकी ही रह गया। मोहिनी ने ठंडा सा जवाब दिया। यहाँ अभी काम है तुम्हें? सिद्धार्थ चौंका। हाँ, मेरा काम तो अभी शुरू होगा। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मैं भी रुक जाता हूँ, मैं भी तो देखूं तुम कौन सा काम करती हो। तुम्हारे रहते मेरे काम में रुकावट आएगी। तुम चाहते हो मेरे काम में रुकावट आए? मोहिनी ने कहा और एक दफा फिर सिद्धार्थ को लाजवाब कर दिया। अब कहाँ मिलोगी? सिद्धार्थ ने जिद ज्यादा नहीं खींची। भटकती रहती हूँ, वीरान स्टेशनों पर, सुनसान घाटों पर, या फिर किसी कब्रिस्तान के आसपास। ढूंढ लेना, और जो तुम न ढूंढ पाओ तो अब की मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। दोनों चलते हुए सिद्धार्थ के नाव के पास तक आ पहुंचे। क्या लड़की हो यार तुम, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो, तुमने ये तो माना कि मैं लड़की हूँ। मोहिनी हंस दी। दूर तक खिलखिलाहट बिखर गई। उसकी हंसी ने सिद्धार्थ पर चाहे जो असर किया हो, उसकी हंसी ने मल्लाह को डरा सा दिया। वह फौरन बोला, भैया जल्दी कीजिए, रात में गंगा जी अलगे उफान मारती हैं। रूपनारायण बाबा की डूबनी पिशाचिनी सब नाव पलट देती हैं। वह एकटक मोहिनी को देखे जा रहा था। मोहिनी ने भी उसे देखते हुए कहा, तुम्हें उसके साथ चले जाना चाहिए, आखिर उसकी तो कोई गलती नहीं है। सिद्धार्थ अबस हो गया। उसे न चाहते हुए भी लौटना था। वह लौट पड़ा। और सुनो, सिद्धार्थ के ठीक नाव पर बैठने से पहले मोहिनी ने टोका, अपने दोस्तों से कहना कि उल्टे पांव पिशाचिनियों के होते हैं, चुड़ैलों, डायनों और जिन्नादियों के नहीं। चुड़ैलें पेड़ पर रहती हैं, डायन घर में, और जिन्नादियां वीरान रास्तों पर। डायन के शरीर होते हैं, चुड़ैल जानलेवा हद तक खौफनाक दिखती है। जिगरखोरियों के दांत लंबे होते हैं, और हर जिन्नादी बुरी नहीं होती। अगली दफा मिलना और कुछ बताऊंगी। कहते हुए मोहिनी ने पीछे चलते हुए वीरानों की तीरगी की ओर जाते हुए हाथ हिलाकर विदाई दी। सिद्धार्थ हतप्रभ सा नाव पर खड़ा मल्लाह के हर पतवार की चाल से दूर होता चला गया। मोहिनी भी रेतों पर से गुजरती हुई औघड़ों और साधकों के कुनबे की ओर दिखती हुई ओझल हो गई। सिद्धार्थ नाव में ही लेट गया। उसके दिलो दिमाग पर मोहिनी की मुस्कुराहट छाई रही, रहस्यमय मुस्कुराहट। साथ ही साथ उसके दिमाग में मोहिनी की बात घूमती रही। यही तो काम दिया है तुम्हें, ढूंढो मैं कौन हूं। प्रेम असंभव में भी संभावना तलाश लेने का योग है। अंधविश्वास मूर्खता है, और प्रेम सबसे प्रगाढ़ अंधविश्वास। तर्कों पर नासमझी की जीत ही अंधविश्वास है, और यही प्रेम का सूत्र भी है। लाख तर्क सीधी राह दिखाए, प्रेम नासमझी की ओर झुकता है और राह की परवाह ही नहीं करता। अरस्तु ने यूं ही तो नहीं कहा होगा कि मोहब्बत एक शदीद दिमागी बीमारी है। सिद्धार्थ अब सोच समझ पाने के दायरे से आगे निकल चुका था। वह प्रेम में था और रातें जाग रहा था। देर रात मोहिनी से मिलकर लौटने के बाद वह आज दिन चढ़े तक सोया हुआ था। जब रुद्र सिद्धार्थ और चेतन के कमरे में आया, उसने सिद्धार्थ को बेसुध सोते और चेतन को कान में ईयरफोन लगाए गाना सुनते हुए देखा। क्या सुन रहे हो बे? रुद्र ने आते ही चेतन से सवाल किया। ठुमरी। हाँ, वो तो हम समझते ही हैं, तुम तो पैदा ही हाथ में गजरा बांध के हुए थे। ये बताओ कौन सी? तुम रहने दो, ऊपर की चीज है। चेतन ने मुंह बिचकाते हुए उसे टालने की कोशिश की। ऊपर नीचे की चीज जैसी अश्लील बातें मत किया करो, सीधे बताओ क्या सुन रहे हो। रंग महल के 100 दरवाजे, जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए, मैं न लड़ी थी। चेतन ने गाकर सुनाया। अवैध संबंध है, चेतन ने छूटते ही कहा। क्या बकवास है, चेतन ने कान से ईयरफोन निकालकर खींचते हुए कहा। अबे, जब 100 दरवाजे हैं तो सैया खिड़की से क्यों निकल रहे हैं? पक्का अवैध संबंध का केस है। रुद्र ने जिस गंभीरता से यह हल्की बात रखी कि चेतन को हंसी आ गई। रुद्र ने दूसरे बिस्तर पर देखा। सिद्धार्थ जो रात को मोहिनी के साथ था, अब सुबह आकर नींद पूरी कर रहा था। क्या हुआ, ये गधे बेचकर क्यों सो रहा है? रुद्र ने सिद्धार्थ की बाबत पूछा। भाई, मुझे इसकी फिक्र हो रही है, और सीरियसली फिक्र हो रही है। वो भूत वाले चक्कर में? रुद्र ने पूछा। हाँ भाई, इसकी तबीयत बिगड़ रही है और ये मान भी नहीं रहा। मतलब? कल मेरे साथ इसकी हॉस्पिटल में ड्यूटी लगी थी, रात में मेरी आंख लग गई और ये गायब। गायब मतलब कहाँ गायब? रुद्र ने आश्चर्य से पूछा।
जाने कहाँ रहा रात भर, फोन भी स्विच ऑफ। सुबह आकर कहता है कि मोहिनी के साथ था। चेतन ने एक सांस खींची और फिर रुद्र के एकदम सामने जाकर फुसफुसाते हुए कहा, कोई लड़की नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ। यह सचमुच किसी ऊपरी हवा का चक्कर है। इस पर किसी ने कुछ कर करा दिया है। क्या बकवास कर रहा है? रुद्र ने झिड़कते हुए कहा। बकवास नहीं भाई, तू सोच कर देख। बाहर एक लड़की से दिखती है जो हमें नहीं दिखती, और हॉस्टल में भी से एक लड़की दिखती है जो हमें नहीं दिखती। इसका क्या मतलब है? चेतन ने इस तरह समझाया कि रुद्र थोड़ी देर को सोच में पड़ गया, और जब बोला तो उसकी आवाज में भी डर झलक गया। सच कह रहा भाई तू? इसलिए हमें शमशान और बियावान में लेकर जाता है? रुद्र ने अभी अपना डर जाहिर ही किया था कि सिद्धार्थ कुनमुनाया। उसे नींद से उठता देखकर रुद्र चुप हो गया। सिद्धार्थ ने चादर मुंह पर से उतार फेंकी। उसने रुद्र को बैठा देखा तो अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। रुद्र ने उसे देखा और उसे देखते ही कहने लगा, यस्य अत्युत कटोपादो विश्चिन मुख भवेत। ये क्या था? चेतन ने अचानक हुए इस श्लोक से भौचक होकर सवालिया लहजे में ही पूछा। श्लोक था। सिद्धार्थ ने रूखा सा जवाब दिया, वो तो पता है, लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि जिस कन्या के दोनों तल वे पृथ्वी को स्पर्श नहीं करते, वह शीघ्र ही अपने पति को खा जाएगी। रुद्र ने सिद्धार्थ की ओर इशारे से देखते हुए जब यह बात कही तो चेतन को बात समझ में आई। बात सिद्धार्थ की समझ में भी आई। वह हंसते हंसते उठा और रुद्र से पूछ बैठा, ये कौन से शास्त्र में लिखा है? कोक शास्त्र में। रुद्र ने बेलहजी से कहा, साले तुम कोक शास्त्र भी पढ़ के बैठे हो? चेतन ने हंसते हुए कहा, हल्के में लेते हो तुम ही लोग, हमारे तो पेशाब से चिराग जलते हैं। रुद्र ने कॉलर खड़ी करते हुए कहा, हम समझ रहे हैं तुम्हारा निशाना कहाँ है। लड़की ही है वो साले, कोई भूत पिशाच नहीं है। पाँव नहीं मक्खन है, कल ही मिलकर आ रहे हैं। सरापा लड़की है। सिद्धार्थ ने जमाई लेते हुए कहा। उसकी नींद पूरी तरह टूटी नहीं थी। भाई ऐसी कौन सी लड़की है जो कब्रिस्तान में डेट करती है? चेतन ने बीच में कूदते हुए कहा। अब की दफा कब्रिस्तान में नहीं मिली, सिद्धार्थ ने जमाई लेते हुए बताया। फिर? रूपनारायण नदी के उस पार। रूपनारायण नदी के उस पार तो औघड़ों का डेरा है। चेतन ने अचरज से कहा, हाँ वही। सिद्धार्थ ने मुंह बिचकाते हुए कहा, ले, एक नागिन और पंख लगाई। पहले शमशान कब्रिस्तान क्या कम था जो अब बियावान में भी मिलने लगी? सिद्धार्थ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल उसके पास इस सवाल का कोई जवाब था भी नहीं। यह सवाल तो उसके मन में हमेशा से ही रहे, मगर मोहिनी इतनी रहस्यमयी थी कि वह उसकी इस बात का जवाब ही नहीं देती थी। कुछ पल तक एक खामोशी तारी रही। फिर रुद्र ने ही कहा, लाले, हॉस्टल में ही क्या कम भूत हैं जो तू बाहर से भी पिशाच सुंदरी बुला रहा है? तूने रवि का हाल देखा है ना? रुद्र ने समझाते हुए कहा, नहीं, क्या उसे? सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा। जाकर देखा, तुझे ही तो दिखती भी है, हमें तो केवल अजीब अजीब हरकतें करते दिखाई देता है। चेतन ने कहा, मतलब? सिद्धार्थ ने फिर अचरज से पूछा। हॉस्टल में रहकर भाई कुछ खबर रहेगी, दिन रात साय के पीछे कब तक भागेगा? रुद्र ने कहा, भाषण मत दो, रात में ही बस बाहर जाते हैं। सिद्धार्थ ने खींचते हुए कहा, हाँ, और दिन में सोता है। खैर, जो हाल यशरंजन का था ना, वही इसका भी है, बल्कि उससे ज़्यादा खराब। कमरे के बाहर लेडीज़ अंडरगारमेंट्स के डब्बे मिले हैं। 2 दिन से खुद को बंद कर रखा है। किसी ने झांक कर देखा तो पाया कि वही अंडरगारमेंट्स पहने खुद से ही बातें कर रहा है। पूरे चेहरे पर लिपस्टिक से आड़ी तिरछी लकीरें खींच रखी हैं। चेतन ने रुक रुक कर बताया, और किसी ने मिलने की कोशिश नहीं की? सिद्धार्थ ने पूछा। वह पहले भी किससे मिलता था, अकेले अकेले पड़े रहने की उसकी पुरानी आदत है। रुद्र ने कहा, ये क्या बात हुई? हो सकता है डिप्रेशन में हो, मिलना चाहिए यार। सिद्धार्थ ने कहा, जा तू ही मिला, वैसे भी हो सकता है कि तेरे ही इंतजार में बैठा हो। चेतन ने कहा, जिसका सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कपड़े पहनकर बाहर निकलने लगा। जब रुद्र ने उसे अकेला बाहर जाता देखा तो वह भी उसके साथ हो लिया। मैं साथ जाता हूँ यार, पता नहीं क्या जरूरत पड़ जाए। कहते हुए रुद्र सिद्धार्थ के साथ बाहर निकल गया। मत जा, मैं फिर कह रहा हूँ, ये साला फंसाएगा। चेतन की आवाज़ पीछा करती रही और दोनों रवि के कमरे की ओर बढ़ते रहे। रवि के कमरे के सामने पहुंचकर सिद्धार्थ ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुल गया, मगर आश्चर्य,
रवि सामने अपनी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हिल रहा था। सिद्धार्थ के ध्यान में यह बात नहीं आई कि जब रवि सामने कुर्सी पर बैठा है तो दरवाजा किसने खोला। वह बहरहाल कमरे के भीतर प्रवेश कर गया। रुद्र यहाँ तक तो आया था, मगर भीतर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह बाहर ही खड़ा रहा। सिद्धार्थ उसके पास जाकर बैठ गया और उसके बोलने का इंतजार करने लगा, मगर रवि की चुप्पी लगी रही। उसने कमरे के चारों ओर देखा, ऐसे जैसे उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही हों, ऐसे जैसे उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही हों, ऐसे जैसे किसी के हुक्म का इंतजार कर रही हो। उसकी आंखें कोने से कोने तक, खिड़की, दरवाजे, अलमारी, कुर्सी से होती हुई फिर सिद्धार्थ के चेहरे पर लौट आईं। कुछ बोल तो सही, हम शायद कुछ मदद कर पाए। सिद्धार्थ उसके पांव के पास जमीन पर बैठते हुए बोला। मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। पसीने से पतली पतली उसकी भौहें चमक उठीं। उसने सामने दीवार पर देखते हुए सादा जवाब दिया। क्यों नहीं कर सकता? सिद्धार्थ ने अचरज से पूछा। क्योंकि वो नहीं चाहती। सिद्धार्थ ने फिर सफेद पड़ चुके चेहरे और ठहरी हुई आंखों से कहा। वह लगातार आगे की ओर हिले जा रहा था। कौन नहीं चाहती? क्या बकवास कर रहा है? वही जो मुझे नहीं छोड़ती। वही जो। कहते कहते रवि रुक गया और फिर पानी की बोतल मुंह से लगाता हुआ सिद्धार्थ के चेहरे के पास आकर धीमे से बोला। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, वो सब सुन रही है। भाई, कल वाली बात के लिए हमें माफ़ कर दे। सिद्धार्थ ने रवि का हाथ अपने हाथ में लिया। उसे रवि का हाथ बर्फ जैसा ठंडा महसूस हुआ। उसे महसूस हुआ कि ऐसी ही कुछ हरारत उसे मोहिनी का हाथ पकड़ते हुए भी महसूस हुई थी। वह माफ़ नहीं कर रही। कहते हुए रवि फिर बच्चों की तरह रोने लगा। कौन माफ़ नहीं कर रही? साफ साफ कुछ तो बता। वही जो मुस्कुरा रही है। रवि धीमे धीमे दांत पीसते हुए यूं बोल रहा था जैसे किसी से अपनी बात दबाना चाह रहा हो। दोस्त, मैं वार्डन से बात करता हूँ, हम डॉक्टर के पास। अपना ये 2 रुपये का इन्वेस्टिगेशन बंद करो। यह डॉक्टर के बस की बात नहीं है। रवि चीखता हुआ सा बोला। सिद्धार्थ पीछे की ओर हट गया। उसे चीखती हुई आवाज के साथ रवि फिर बोला। देखो, मुझे पता है तुम्हें मैं पागल लग रहा हूँ। मुझे खुद भी यह समझ पाने में वक्त लगा, मगर यह डॉक्टर के बस की बात नहीं है। डॉक्टर उसे देख भी नहीं सकता। सिद्धार्थ अब असहज सा हुआ। एक असहज चुप्पी भी छाई रही। फिर थोड़ा ठहर कर बोला। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात ही मानते हैं। यह बताओ वह चाहती क्या है? मारना चाहती है, रवि ने कहा। किसे? नहीं बताती। तुम्हें? नहीं। फिर तुम्हें क्यों परेशान कर रही है? कहती है कि मैं सीढ़ी हूँ, उसे कहीं और जाना है। न मारती है न छोड़ती है। कहाँ देखा था उसे? सिद्धार्थ ने बात बदली। पहली बार? हाँ, यही हॉस्टल की सीढ़ियों पर बैठी थी। रवि ने फुसफुसाते हुए कहा। अब भी दिखती है? हाँ। कहाँ? हॉस्टल में, मेस में, क्लास में, लाइब्रेरी में, कमरे में, बाथरूम में। कहते कहते एक दफ़ा फिर फूट पड़ा रवि। सिद्धार्थ ने फिर उसका हाथ अपने हाथ में लिया और सवाल किया। क्या अब भी देख रहे हो उसे? रवि ने कुछ कहा नहीं, बस हाँ में चेहरा हिला दिया, ऐसे जैसे उसके कहने पर पाबंदी हो। कहाँ? सिद्धार्थ ने उत्सुकता से पूछा। लड़के ने फिर कुछ नहीं कहा, बस उसी तरह सिर झुकाकर रोते हुए अपनी तर्जनी से अपनी गर्दन की ओर इशारा कर दिया। होली शिट! सिद्धार्थ ने उसकी गर्दन पर एक काया बैठी हुई देखी, जिसने अपना सिर रवि के सिर के ऊपर यूं टिकाया हुआ था कि उसके बाल रवि के कंधों पर लहरा रहे थे और जो अब पुरइसरार मुस्कुराहट के साथ उसे घूरे जा रही थी। सिद्धार्थ गिरता पड़ता कमरे से बाहर निकल भागा। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह ज़रूर बताएं कि आपको यह उपन्यास कैसा लग रहा है। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।